15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनके अहिंसा, त्याग और बलिदान की कहानियाँ हमें बचपन से सुनाई जाती हैं, जिनके अहिंसा के सिद्धांत को दुनिया भर के कई देश फॉलो करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है दे दी तूने हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी कि उन्होंने अपने अहिंसा के सिद्धांत से ही, अपनी कूटनीति के बल पर ही अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और गांधी जी के जन्म लग्न के बारे में लगभग अधिकांश ज्योतिष सहमत हैं कि उनका जन्म तुला लग्न में हुआ था। आप जो बोर्ड पर ये तुला लग्न की कुंडली देख रहे हैं, ये 1869 2 अक्टूबर की प्लेनेटरी पोजीशन है। इस प्लेनेटरी पोजीशन को हम एनालिसिस करेंगे, जानेंगे क्या ये प्लेनेटरी पोजीशन गांधी जी के बारे में कहती है। क्या वो वास्तव में अहिंसावादी थे? क्या वो वास्तव में इतने बड़े कूटनीतिज्ञ थे? इस वीडियो में हम केवल ज्योतिष के नियमों की बात करेंगे। गांधी जी के ऊपर किसी तरह का आक्षेप लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम बिल्कुल तटस्थ होकर उस दिन की प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो अहिंसावादी थे, बहुत ही सोच समझ के साथ किसी काम को करते थे, धैर्यवान थे। आप देखेंगे तुला लगन की इस कुंडली में लग्न में ही मंगल बैठा है और इस कुंडली में मंगल 2 और 7 का स्वामी है। ज्योतिष कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के लगन में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति धैर्यवान नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कई बार बहुत गुस्सेल होता है, एटीट्यूड वाला होता है और ऐसा व्यक्ति कई बार आक्रामक भी हो जाता है। एक व्यक्ति जिसका मंगल लग्न में हो, वो व्यक्ति अहिंसावादी होगा, इसके बारे में संशय है। कोई भी ज्योतिष ग्रंथ, कोई भी ज्योतिष विद्वान ये नहीं कहता है कि अगर मंगल लग्न में बैठा है तो व्यक्ति शांत स्वभाव का होगा। उसके बाद आप देखेंगे इसी कुंडली में बुध भी मंगल के साथ ही है। नारी ज्योतिष का नियम है कि किसी व्यक्ति के नेचर को समझने के लिए आपको बुध को देखना होगा। इस कुंडली में वाणी भाव का स्वामी भी मंगल है। वाणी भाव का स्वामी मंगल है और लग्न में बैठा है और बुध के ऊपर भी प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज का भी यूज करते हैं और चूंकि बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव है तो ऐसे में व्यक्ति कई बार बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ हो सकता है या फिर बातों को घुमाकर अपने तरीके से बताने वाला, समझाने वाला तर्कशास्त्री हो सकता है। अक्सर कहा जाता है कि ऐसे लोग जिसके 2 भाव पर मंगल का प्रभाव हो, बुध पर मंगल का प्रभाव हो, पंचम भाव पर मंगल का प्रभाव हो, पंचमेश पर मंगल का प्रभाव हो, ये कुछ शर्तें हैं। ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के लिए बातों को घुमा फिरा सकता है और साथ ही साथ वो 100 की एक बात कहता है, ऐसी बात कहेगा कि सामने वाला बातों ही बातों में ढेर हो जाए। तो ये कहा जा सकता है कि गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत जो हमें पढ़ाया जाता है वो इस कुंडली से मैच नहीं करता है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में ही, लग्न में ही शुक्र और मंगल की युति है। तुला राशि में लग्नेश, सप्तमेश और अष्टमेश का योग बन रहा है। ज्योतिष कहता है कि मंगल और शुक्र की युति अगर लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति कामी होता है। ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल रिलेशंस हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जिस वजह से वो बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है और ये स्थिति तुला लग्न में और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। किंतु गांधी जी के बारे में हमें कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया गया, कभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। संभवतः क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि लगन पर और मंगल शुक्र के योग पर आती है, तो संभवतः ज्योतिष का एक नियम यह भी कहता है कि अगर इस योग पर गुरु का प्रभाव है तो ये संबंध छुप जाते हैं, उजागर नहीं होते हैं।
बदनामी नहीं होती है। संभवतः वो संबंध या तो ओपन नहीं हुए या फिर गुरु के प्रभाव ने बदनामी नहीं दी। तो अगर इस प्रोस्पेक्टस से भी देखें तो संभव है कि ये कुंडली ही गांधी जी की नहीं हो, या फिर जो गांधी जी के बारे में हमें बताया गया वो सही नहीं हो। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, इस कुंडली में दसम भाव में चंद्र और राहु की युति है। दसम भाव आपके प्रोफेशन का भाव होता है और दसम भाव पर अगर राहु का प्रभाव हो तो ऐसे में कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति कपटी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में लाभ कमाने के लिए किसी को धोखा भी दे सकता है। और ये स्थिति तो चंद्र के साथ में बन रही है। चंद्र जो कि आपके विचारों का कारक है, चंद्र इस कुंडली का दशमेश भी है और अपनी ही राशि में बैठा है और राहु के साथ में बैठा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति के विचार अपने काम में इस तरह के हो सकते हैं कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और नारी ज्योतिष का नियम है कि शनि कर्म का मुख्य कारक ग्रह है। शनि पर आने वाले प्रभाव एक्चुअल स्थिति को बताएंगे। आप देखेंगे इस कुंडली में शनि वृश्चिक राशि में बैठा है और शनि के त्रिकोण में ही राहु बैठा है जो दसम भाव से शनि को प्रभाव दे रहा है। तो यही स्थिति शनि के लिए भी बनती है, यानी कि कर्म कारक ग्रह के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस पार्टनर्स के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं होता है। वो केवल और केवल अपना फ़ायदा ही सोचता है और ऐसा व्यक्ति कई बार मानसिक अवसाद का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि चंद्र, शनि और राहु का संबंध बन रहा है। ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज या तरह तरह के हेल्थ इश्यूज ऐसे व्यक्ति को हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं जब इस कुंडली को एनालिसिस कर रहा था तो मुझे मिले। तो संभवतः या तो ये कुंडली सही नहीं है, हो सकता है भाई गांधी जी का चरित्र जो हमें बचपन से पढ़ाया गया, हम मानते हैं कि वही गांधी जी का चरित्र होगा। गांधी जी वास्तव में अहिंसावादी होंगे, हम ये मानकर चलते हैं। किंतु जो प्लैनेटरी पोजीशन 2 अक्टूबर 1869 की है वो इसको कहीं से कहीं तक भी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से, मैं केवल ज्योतिष के नियमों की बात कर रहा हूँ, कहीं से कहीं तक भी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से नहीं बताती है। तो दो ही स्थिति हो सकती है, या तो गांधी जी के बारे में हमें गलत पढ़ाया गया है या फिर ये कुंडली अपने आप में गलत है। अब ये विचार आपको करना है कि ये प्लैनेटरी पोजीशन गलत है, ज्योतिष के ये नियम गलत हैं, या फिर गांधी जी के बारे में जो हमें पढ़ाया गया वो गलत है। मेरा गांधी जी के चरित्र के ऊपर किसी भी तरह का प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई इरादा नहीं है। गांधी जी हम सभी के आदर्श हैं, राष्ट्रपिता हैं, हम उनको राष्ट्रपिता की तरह ही मानते हैं। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।